हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राइज टू 100 में, जहां पे आप सीख रहे हैं अकाउंटेंसी। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। ठीक है, तो ये फाइनल अकाउंट भी बोल दिया जाता है इसको। और आपकी बुक में ये दो तरीके से आपके पास ये चैप्टर होगा। एक चैप्टर होगा जिसमें लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विदाउट एडजस्टमेंट, और इसके नेक्स्ट चैप्टर होगा जिसमें लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जो कि विदाउट एडजस्टमेंट लिखा हो। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर होगा उसमें लिखा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप विद एडजस्टमेंट। तो ये दो अलग अलग चैप्टर के फॉर्म में आपको मिलेगा, दोनों का मतलब सेम ही है, बस एक चैप्टर में कुछ एडजस्टमेंट होंगी, क्या होती हैं वो और उनको कैसे ट्रीट किया जाता है ये भी हम आपको बताएंगे। और एक चैप्टर होगा जिसमें विदाउट एडजस्टमेंट बोला होगा। तो दोनों ही चैप्टर को हम क्या करेंगे, साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि विद एडजस्टमेंट अगर समझ लिया तो विदाउट तो अपने आप ही पता चल जाएगा। क्योंकि जब एडजस्टमेंट नहीं आई, डायरेक्ट क्वेश्चन करने के लिए आ गया, तो हम उसको क्या बोल दिया करेंगे, विदाउट एडजस्टमेंट। और एडजस्टमेंट के साथ आ गया तो जिस चैप्टर को आप सीख रहे हो वही आएगा। ठीक है, अगर आपको ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में स्टार्टिंग में जानना है कि जो हमने फर्स्ट चैप्टर में जब इंट्रोडक्शन पढ़ते थे वहाँ भी इसका थोड़ा सा इंट्रो दिया था, तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो। इस चैप्टर के अंदर जैसे कि मैं आपको एसेट्स लाइबिलिटी के बारे में बताऊंगा कि इनको लिखा जाता है, तो आप सोचोगे एसेट्स क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं, कैपिटल क्या होती है। तो इसके लिए बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स करके आपके पास सेकंड चैप्टर है, उसकी वीडियो भी आपकी प्लेलिस्ट अगर आप जाओगे 11th क्लास की तो वहाँ पे आपको मिल जाएगी, आप वो वीडियो भी देखना। मतलब अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो 11th की हर चैप्टर की वीडियो आपके पास इस चैनल पे अपलोड हो चुकी है। आपको ज़रूरत है तो उसे जाके देखने की, जो डिस्क्रिप्शन में भी हमने बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक दिए हैं। उसके अलावा आई बटन पर भी लिंक आते रहेंगे, आप जैसे जैसे वीडियो को भी इस वाले को देखते रहोगे तो आपकी जो अप्रोप्रिएट आपको लगे उस पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आप अगर इसी चैप्टर को सीखने के लिए इस चैनल पे आए तो आपके सामने अभी हम प्रस्तुत कर रहे हैं इस चैप्टर की पूरी इन्फॉर्मेशन कि इस चैप्टर में क्या होता है, कैसे होता है और उसको किस तरीके से पढ़ा जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का दूसरा नाम फाइनल अकाउंट भी होता है। और फाइनल अकाउंट बोले तो आपको समझना होगा, एक फाइनल वर्ड से आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग लानी होगी कि जैसे फाइनल एग्जाम होते हैं, जैसे आप एग्जाम देते हो अपने 9th में 10th में, उससे पहले जितने भी साल पढ़े और अब आप 11th में आ गए हो, तो जब आप फाइनल एग्जाम दिया करते थे, स्कूल के द्वारा आपके फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराए जाते थे, तो वो क्यों कराए जाते हैं, उसके पीछे क्या लॉजिक होता है। तो एग्जाम इसलिए कंडक्ट कराए जाते हैं, स्कूल ये सोचता है कि जिस बच्चे की अब वो एग्जाम दे रहे हैं वो उसकी परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, वो उस बच्चे की पोजीशन चेक करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उस बच्चे की परफॉर्मेंस अच्छी निकल कर आती है फाइनल एग्जाम में, एग्जाम बहुत सारे होते हैं लेकिन इंपॉर्टेंट फाइनल एग्जाम ही होते हैं, आपको पता हो, फाइनल एग्जाम के बेसिस पे ही आपको अगली क्लास में ट्रांसफर किया जाता है। तो क्यों, कब किया जाता है, जब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है, वो आपकी पोजीशन भी वहीं से जज कर पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप अच्छे मार्क्स लेकर आए तो परफॉर्मेंस तो अच्छी रही, आप पास हो गए, लेकिन साथ ही साथ आपकी पोजीशन का भी पता चला कि आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आप एवरेज स्टूडेंट से बेटर स्टूडेंट हो, या आप कोई टॉपर हो, या आप बिलो एवरेज स्टूडेंट हो। ये आपकी औकात, आपकी पोजीशन किससे पता चलती है, जब आपके फाइनल एग्जाम कंडक्ट कराए जाते हैं स्कूल के द्वारा। उसी तरीके से फाइनल अकाउंट बनाए जाते हैं किसी भी बिजनेस के। क्यों बनाए जाते हैं, जिसको मैं फिर बता रहा हूं, फाइनेंशियल अकाउंट का दूसरा नाम क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है, किसी बिजनेस, जिस कंपनी की, जिस बिजनेस की, जिस ऑर्गेनाइजेशन की आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनल अकाउंट बना रहे हो, उस बिजनेस की परफॉर्मेंस चेक करना चाहते हैं, उस बिजनेस की पोजीशन चेक करना चाहते हैं। अब आप यहां पे कंपेयर ये मत करना कि हमारे एग्जाम से जो हमारी परफॉर्मेंस है कोई ऐसे बिजनेस की भी परफॉर्मेंस, मतलब उसी के सिमिलर। क्वेश्चन आता है कि बिजनेस की क्या परफॉर्मेंस, बिजनेस की क्या पोजीशन, मतलब बिजनेस की परफॉर्मेंस पोजीशन बोले तो क्या, तो मतलब एक बिजनेस स्टार्ट हुआ किसी साल की, बिल्कुल एक मान के चलते हैं कोई साल स्टार्ट हुआ अप्रैल में और वो खत्म होता है मार्च में, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चलता है तो अप्रैल में स्टार्ट होता है तो नेक्स्ट ईयर मार्च में वो खत्म हो जाता है 12 मंथ बाद। तो उस पूरे साल में बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी रही, ये किस तरीके से पता चलेगा, जब उस बिजनेस को प्रॉफिट या फिर लॉस निकल कर आया होगा। अगर प्रॉफिट हुआ तो बिजनेस की परफॉर्मेंस बेटर परफॉर्मेंस है, बिजनेस अच्छे से रन किया जा रहा है। और अगर आपने परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में ये पाया कि बिजनेस को लॉस हो रहा है, तो आप कुछ डिसीजंस लेते हो। क्या क्या डिसीजन लेते हो, कि जो पॉलिसीज आपने बिजनेस में ऑप्ट की हुई हैं, एडॉप्ट की हुई हैं, उनको चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि लॉस हो रहा है तो इन पॉलिसीज से तो आगे बिजनेस को नहीं कंटिन्यू किया जा सकता। तो या तो पॉलिसी बदलो, या फिर और आपके पास कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, कोई बिजनेस डिसीजन लेने की जरूरत है, या फिर आप ये काम करो, या फिर इस बिजनेस को बंद कर दो क्योंकि इसको क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। जी,
तो परफॉर्मेंस पता चल गई। परफॉर्मेंस पता करने का ये सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया कि बिजनेस को अगर लॉस होता है तो लॉस को किस तरीके से रिकवर किया जाए, लॉस को खत्म करके किस तरीके से प्रॉफिट पे पहुंचा जाए, ये हमको पता चल जाता है परफॉर्मेंस स्टेटमेंट से। और जब हम पोजीशन स्टेटमेंट की बात करते हैं तो पोजीशन स्टेटमेंट का मतलब हो गया कि बिजनेस की कितनी औकात चल रही है, बिजनेस के पास कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज हैं, लाइबिलिटी में इंटरनल लाइबिलिटीज कितनी है, एक्सटर्नल लाइबिलिटीज कितनी है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज के बारे में पता करने के लिए कितनी नॉन करंट एसेट्स का क्या रेशियो चल रहा है, कितनी ये है, और ये सब चीजें चेक करने के लिए क्या बना दी जाती है, पोजीशन स्टेटमेंट, और पता चल जाता है कि बिजनेस की पोजीशन कैसी है। तो इन्हीं को डिटेल में समझना और इनको बनाना, इनको किस तरीके से बनाया जाता है, क्या चीज इनमें डाली जाती है, किस चीज को प्लस माइनस किया जाता है, डेबिट क्रेडिट किया जाता है, यही सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाती है और हम इसको प्रिपेयर करते हैं। अब जैसे कि हमने यहां पे लिखा, जो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट होती है, इस परफॉर्मेंस स्टेटमेंट से आप चेक करते हो प्रॉफिट या फिर लॉस। अब मैंने दो बार प्रॉफिट लॉस लिखा है, एक तरफ ग्रॉस लिखा हुआ है और एक तरफ नेट लिखा हुआ है। तो पहले मुझे ये समझाना होगा आपको कि ग्रॉस और नेट में क्या डिफरेंस है। देखो, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट में भी दो अकाउंट बनाने के लिए बोले जाते हैं। अब आगे चल के हम इनको कंप्लीट को एक साथ भी बना सकते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साथ साथ भी बनाएंगे। लेकिन फिलहाल आप ये समझो कि आप जो परफॉर्मेंस चेक करते हो वो दो पॉइंट पे चेक करते हो। कैसे दो पॉइंट पे? पहला आप एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हो और दूसरा आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हो। मतलब जिस बिजनेस को आप कर रहे हो उसका प्रॉफिट आप दो कैटेगरी में चेक करते हो। पहली कैटेगरी वो जो काम करने के लिए आपने किसी बिजनेस को ओपन किया था, उस काम को करने से आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हो रहा है। और दूसरा ये कि ऑल ओवर बिजनेस में और बहुत सारे इनकम एक्सपेंसेस भी होते रहते हैं इधर उधर के, बाहर के, जो ऑपरेटिंग नहीं होते, जिनको नॉन ऑपरेटिंग बोल देते हैं। जो ऐसे एक्सपेंस और इनकम होते हैं, फिर आप कंबाइंडली चेक करते हो कि पूरे बिजनेस को अगर देखा जाए तो कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ। और जो कंबाइंड देखा जाता है उसको आप क्या बोलते हो? नेट प्रॉफिट या फिर नेट लॉस। और बच्चों इसी के ऊपर क्या पे किया जाता है? गवर्नमेंट को टैक्स पे किया जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो एक बिजनेस गवर्नमेंट को टैक्स पे करता है वो नेट प्रॉफिट पे टैक्स पे करता है। और आपको ध्यान रखना है, लॉस के ऊपर कभी भी कोई टैक्स पे नहीं होता। ऑल्दो 11th क्लास में कोई भी टैक्स वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है कि आपको टैक्स पे करना था, ये वो ऐसा कुछ नहीं आएगा। लेकिन फिर भी आपको ये समझना होगा कि जो प्रॉफिट होता है सिर्फ उसी पे टैक्स दिया जाता है। और कौन से प्रॉफिट पे टैक्स दिया जाता है? जो नेट प्रॉफिट होता है। जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है उस पे टैक्स नहीं दिया जाता। फिर हम ग्रॉस प्रॉफिट क्यों फाइंड करते हैं? तो मैंने बोला कि जिस बिजनेस को आपने ओपन किया है उस बिजनेस से आपको प्रॉफिट हो रहा है या नहीं। मान के चलते हैं आपने कोई रेडीमेड गारमेंट्स का काम किया, आपने टेक्सटाइल का काम किया, तो इस काम को करने से क्या आप मुनाफे में जा रहे हो या फिर साइड इनकम जब होती है उससे तुम्हें फायदा होता है? जो काम खोल के बैठे हो इससे तो कोई फायदा नुकसान ही, मतलब कोई फायदा ही नहीं हो रहा, नुकसान पे नुकसान में चले जा रहा है। तो ये भी आपको चेक करना चाहिए, जो मेन ऑपरेशन है आपका, जो मेन काम आपने किया है, क्या उस काम को करने से आपको प्रॉफिट या लॉस हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये बात आप जब महसूस कर लेते हो, उसको पता करने का क्या तरीका होता है? ट्रेडिंग अकाउंट बनाओ और ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस निकालो। अब देखो, आपको यह समझना होगा कि आप चाहे तो प्रॉफिट या लॉस जो भी कैलकुलेट कर रहे हो, चाहे इधर की तरफ या फिर नेट प्रॉफिट नेट लॉस कैलकुलेट कर रहे हो, दोनों को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? इनकम्स होनी चाहिए और एक्सपेंसेस होने चाहिए। अगर आपके पास इनकम और एक्सपेंसेस हैं तभी आप क्या चेक कर सकते हो? प्रॉफिट और लॉस चेक कर सकते हो, क्योंकि इनकम और एक्सपेंस को आपस में कंपेयर किया जाता है। और जब इन दोनों का आपस में कंपैरिजन हो जाता है तो ही जो डिफरेंस निकल कर आता है या तो वो प्रॉफिट निकल कर आता है या फिर लॉस। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपको किसी साल इनकम ज्यादा है और इनकम के कंपेयर, अगर किसी साल आपको इनकम ज्यादा है तो अगर हम इनकम से कंपेयर करें अपने एक्सपेंसेस को, जो एक्सपेंसेस है वो कम है और इनकम ज्यादा है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस निकल कर आएगा वो प्रॉफिट होगा, क्योंकि पैसा ज्यादा कमाया और खर्चा कम हुआ। लेकिन अगर हम कंपेयर करें एक्सपेंस ज्यादा हो गए और इनकम कम हो गई उस साल, तो इसका मतलब जो डिफरेंस निकल कर आया, इस बार खर्चा ज्यादा हुआ है तो लॉस हो गया। तो इसी तरीके से हम इनकम और एक्सपेंस को कंपेयर करके क्या कैलकुलेट करते हैं? प्रॉफिट या फिर लॉस। लेकिन जब दो प्रॉफिट और दो लॉस यहां पे चेक किए जाएंगे तो इनकम और एक्सपेंस भी दो अलग अलग तरीके के होंगे। समझने के लिए आपको क्या करना होगा? इस पॉइंट को समझना होगा कि जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो हमें जो इनकम एक्सपेंस लिखने होते हैं वो डायरेक्ट इनकम और डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। अब आपके माइंड में तुरंत बत्ती जलेगी कि डायरेक्ट इनकम डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो हम दो तरीके के काम करेंगे, एक तो वो जो मेन काम हम बिजनेस में करने के लिए जो हमने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की स्टार्टिंग की है, और दूसरा वो जो हम साइड से करते हैं। दोनों में अंतर समझाता हूं। जो आप मेन काम करने वाले हो उस काम से रिलेटेड जितनी भी इनकम या उस काम से रिलेटेड जो एक्सपेंस आपको करना होगा वो डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाएगा, और उसको बेच के जो पैसा आएगा वो आपकी डायरेक्ट इनकम कहलाएगी। एग्जांपल के तौर पे आपने टेक्सटाइल का काम कर लिया। टेक्सटाइल का काम करने का मतलब क्या हो गया? आपने रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर लिया।
अब अगर आपने रेडीमेड गारमेंट्स का काम कर लिया है तो आप कौन कौन से एक्सपेंसेस करोगे, जैसे आप उनको परचेज करोगे, कपड़े परचेज करके लाओगे, तो परचेज आपका कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। तो जब आपको परचेज लिखा मिलेगा तो आप उसको किस अकाउंट में पोस्ट करोगे, ट्रेडिंग अकाउंट में पोस्ट करोगे, क्योंकि अगर आप परचेज नहीं करोगे तो जो काम आप कर रहे हो उसको आप चला भी नहीं पाओगे, कपड़े खरीदोगे नहीं तो बेचोगे क्या, कुछ भी नहीं बेचोगे। तो इसका मतलब क्या हो गया, परचेज करना कौन सा एक्सपेंस माना जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस माना जाएगा। अब सामान खरीद के ले आए तो अब हमें क्या चाहिए, इसको लाने के लिए कुछ किराया भाड़ा भी पे करना पड़ेगा, तो इसको बोल देते हैं कैरेज या फिर फ्रेट। और आगे लिखा मिल जाता है आपको इनवर्ट्स। इनवर्ट्स का मतलब होता है जब फैक्ट्री के अंदर हम सामान को लेकर आते हैं तब किराया भाड़ा पे करते हैं। तो मुझे बताओ, सामान तो खरीद लिया लेकिन आपने कैरेज पे नहीं किया तो क्या कपड़े आपके बिजनेस तक पहुंच पाएंगे? तो इसका मतलब उनको अगर पहुंचाना है तो क्या करना पड़ेगा, ये खर्चा करना पड़ेगा। तो ये भी डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। उसके बाद आपने इनको बेचने के लिए कुछ लेबर रख रखी होगी। अगर आपके पास बेचने वाले नहीं होंगे कपड़े तो आप क्या क्या करोगे, माल भी आप लाते हो, उनको लाके रखते हो। छोटा सा काम है, मतलब एक बहुत छोटी सी दुकान कर ली तो बात अलग है, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे हो, टैक्स पर्पज से बातें कर रहे हो, तो इसका मतलब आपका कोई बड़ा बिजनेस है। और अगर आप अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हो तो आपको कुछ ना कुछ लेबर की जरूरत पड़ेगी। तो लेबर को आप क्या पे करोगे, वेजेस। तो वेजेस पे करना, देखो सैलरी और वेजेस में अंतर है। वेजेस तभी पे किया जाएगा जब आपके यहाँ कपड़ों का काम होगा और कपड़े बेचे जाएंगे। अगर आप कपड़े नहीं बेचोगे तो आप लेबर को क्यों बुलाओगे अपने यहाँ, आप कहोगे आज छुट्टी है, आज कपड़े नहीं बिकेंगे। तो लेबर को तो आप वेजेस पे रखते हो, डेली डेली पैसे देने के हिसाब से। मान के चलते हैं आप कहते हो कि इसके अलावा अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, हम तो नहीं कपड़े बेच रहे, हम तो कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। मैंने कहा ठीक है, अगर आप कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग करते हो तो भी आपने रॉ मटेरियल परचेज किया होगा। भाई अगर कपड़े बने बनाए लाते हो तो परचेज है, और अगर आप कपड़े बनाते हो तो कच्चा माल खरीदोगे, आपने धागे खरीदोगे, जिन धागों से शर्ट्स बनती हैं, पैंट्स बनती हैं, जो भी आप ट्राउजर वगैरह बनाते हो, तो रॉ मटेरियल परचेज किया। अब बताओ, मटेरियल परचेज नहीं करोगे तो क्या सामान बेच पाओगे या बना पाओगे? नहीं। तो इसका मतलब मैन्युफैक्चरिंग से जितने भी रिलेटेड खर्चे होंगे वो सारे कौन से एक्सपेंस माने जाएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंस माने जाएंगे। माइंड में फिट कर लो, जो काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड जितने भी खर्चे होने वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। आप मुझे बताओ, रॉ मटेरियल हो गया। अब ये वो खर्चे होते हैं जब ये मैन्युफैक्चरिंग होती है तो ही एक्सपेंस होते हैं, अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती तो इन एक्सपेंसेस को नहीं किया जाता, उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जाता है। अगेन, अगर आपने रॉ मटेरियल खरीदा तो आपने कैरेज और फ्रेट पे किया होगा, तो ये भी सेम खर्चा यहां पे आ जाता। उसके अलावा आप मुझे बताओ, आपने अपने यहाँ पे कुछ वेजेस, मतलब आपने अपने यहाँ पे कोई लेबर रख रखे होंगे, क्यों? क्योंकि जब माल आएगा तो उसको उतारोगे। अब आप इतने बड़े बिजनेसमैन और आप जैसे आपका सामान आ जाता है तो टी शर्ट बदल के गंदी सी पहन के अपना ही माल उतार उतार के रखने लग जाते हो, ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो अगर सामान को बनवाना है तो लेबर की भी जरूरत पड़ेगी। उसके अलावा आपके यहाँ जो मशीन वगैरह यूज होती है, अब मशीन है तो उसमें आपको फ्यूल और पावर की जरूरत पड़ेगी, तो फ्यूल एंड पावर, ये भी कौन सा एक्सपेंस हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, क्योंकि फ्यूल और पावर होगा तो मशीन चलेगी, मशीन चलेगी तो कपड़े बनेंगे, तो ये भी डायरेक्ट खर्चा हो गया किसी भी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से। तो बस याद रखना होगा कि जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो हमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस लिखने हैं। अभी मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बताऊंगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंस का हिंट ले लो यहीं पे, कि जो डायरेक्ट नहीं होते उनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। अब आप कहोगे ये क्या बात कर रहे हो आप, मेरे कहने का मतलब ये है कि ऐसे एक्सपेंस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते उनको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोल देते हैं। एग्जाम्पल दो, मैंने कहा अभी एग्जाम्पल देते हैं, उससे पहले डायरेक्ट इनकम का एग्जाम्पल ले लो। डायरेक्ट इनकम का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट की आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, जो प्रोडक्ट आपने बनाया, उस प्रोडक्ट को बेचने से जो आपको पैसा मिलता है, जिसको यहां पे हम क्या बोला करेंगे, नेट सेल्स। तो जो हमारी सेल होती है, इसका एक दूसरा नाम भी आपको ध्यान रखना होगा, इसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोल दिया जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसलिए बोला जाता है कि जो आप मेन काम कर रहे हो, जो आपका मेन ऑक्यूपेशन है, ऑपरेशन है, उस काम के को करने से जो आपके पास रिसीट्स, जो रेवेन्यू जनरेट हुआ, उसको आप सेल बोलते हो। तो सेल कौन सी इनकम हो जाती है, डायरेक्ट इनकम हो जाती है। तो मतलब जब हम डायरेक्ट इनकम मतलब सेल का और प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस हुए, जब हम उन दोनों का कंपैरिजन करते हैं तो हमारा जो आंसर निकल कर आता है उसको हम ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ग्रॉस लॉस बोलते हैं। और आपको ये ध्यान रखना होगा, हम ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस के ऊपर कोई टैक्स पे नहीं करते। अभी इस टैक्स को, अभी ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है, इसको मालिक यूज नहीं करेगा, खर्च नहीं करेगा, इसको संभाल के रखेगा, क्योंकि अभी इस प्रॉफिट में कुछ पैसा और आके ऐड होगा जो कि इनडायरेक्ट होगा। कुछ और इनडायरेक्ट इनकम के अलावा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे जो इसमें से माइनस किए जाएंगे, तब कौन सा प्रॉफिट निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट। और इस पे क्या पे किया जाएगा, टैक्स भी पे किया जाएगा। अब आपका क्वेश्चन ये था कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, तो बच्चों वो एक्सपेंसेस जो प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते। बिजनेस में तो होते हैं लेकिन सामान बनने ना बनने से उनका कोई लेना देना नहीं है। सामान बन रहा है तो भी ये एक्सपेंसेस हो रहे हैं, अगर सामान बनना बंद हो जाए तो भी ये एक्सपेंस होते रहेंगे।
लेकिन डायरेक्ट एक्सपेंस में क्या खूबी है, गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग होती है, सामान बनता है तो ये एक्सपेंस होते हैं, अगर सामान बनना बंद हो जाए तो ये एक्सपेंस बंद हो जाएंगे उन्हें। आप कहते हो एग्जांपल देना जरा, अगर परचेज है तो क्या ये अगर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए तो परचेज खत्म हो जाएगी? मैंने कहा हाँ। आप मुझे बताओ मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, आपके बिजनेस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई, कोई निर्माण नहीं हो रहा, किसी चीज को नहीं बना रहे तुम, अब मुझे बताओ क्या परचेज करके लाओगे? बेवकूफ थोड़े हो, धतूरा थोड़े खाया हुआ है आप लोगों ने। तो आप परचेज कब करोगे? जब मैन्युफैक्चरिंग होगी। अब आप मुझे बताओ परचेज नहीं करोगे तो क्या कैरेज किराया भाड़ा खाली ट्रक घुमवा रहे हो? कह रहे हो ना ना हमें तो कैरेज दे देना है, सामान नहीं भी खरीदा तो खाली ट्रक का चक्कर लगेगा लेकिन कैरेज तो दिया जाएगा। नहीं होगा ना ऐसे। बताओ कितने समझदार हो आप। अगर आप ये कहने लोगों मुझसे वेजेस, मुझे बताओ सामान खरीदा नहीं जा रहा, मशीन चल नहीं रही, पावर एंड फ्यूल का यूज हो नहीं रहा क्योंकि मशीन बंद पड़ी है, तो लेबर भी क्यों बिठाओगे? आप लेबर की छुट्टी कर दोगे, लेबर कहीं और जाएगी अपना काम ढूंढ। लेबर का तो काम ही होता है, हर दिन उनके पास एक नया काम होता है, चाहो तो आप 10 दिन लगातार उनको बुला लो, चाहो तो एक दिन बुलाने के बाद मना कर दो तो वो तब भी नहीं आएंगे। तो डायरेक्ट एक्सपेंस सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड होते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते रहेंगे चाहे काम हो या ना हो। एग्जाम्पल के तौर पर यहां लिख देता हूं, थोड़ी जगह कम है। रेंट, आप मुझे बताओ फैक्ट्री रेंट, आप जिस बिजनेस को खोल के बैठे हो उसका आप रेंट पे करते हो, अब रेंट कब पे करोगे? अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, रेंट पे हो रहा है लगातार, मैं कहता हूं मैन्युफैक्चरिंग रुक गई, कोई काम नहीं हो रहा, तो क्या लैंडलॉर्ड अपना रेंट छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब रेंट कौन सा एक्सपेंस हो गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इसका मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्शन हो ना हो, कोई लेना देना नहीं है। मैं कहता हूं सैलरी, अब सैलरी वेजेस में अंतर समझ में आ रहा है? वेजेस किसको दिया जाता है? जो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, मेहनत करते हैं और तब पैसा देते हैं, उनको वेजेस बोला जाता है, इसलिए इसको डायरेक्ट एक्सपेंस की कैटेगरी में डाला गया है। लेकिन अगर मैं सैलरी की बात करूं तो पढ़े लिखे लोगों का सिलेक्शन करके लेके आते हो, कहते हो तेरा 1 साल का पैकेज दे दिया तुझे, पैकेज पे लोगों को लेके आते हो, कहते हो कंप्यूटर वर्क करो, एडमिनिस्ट्रेशन वर्क करो। अब उस सिचुएशन में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है तो भी मंथली सैलरी दोगे, और फैक्ट्री बंद पड़ी है तो भी उनके खातों में आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो सैलरी एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, जबकि वेजेस एक डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। एक कंफ्यूजन होती है, कभी कभी वेजेस एंड सैलरी लिखा होता है, तो वेजेस पहले लिखा है मतलब वो डायरेक्ट एक्सपेंस होगा, ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होगा। कभी कभी सैलरी एंड वेजेस लिखा होता है, तो सैलरी एंड वेजेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट होगा, क्योंकि ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। उसके अलावा और जितने भी, मतलब सिर्फ मैं इसलिए आपको पहले बोल रहा था, जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं होते, जो आपको पढ़ के लगे कि ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है मैन्युफैक्चरिंग से, तो वो सारा कहां ट्रांसफर कर देना? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आप कहोगे इनडायरेक्ट इनकम, मैंने कहा जो सामान बिके ना बिके वो पैसा तब भी आता है। आपने बैंक में एफडी करा दी, अब एफडी करा दी तो बैंक आपको ब्याज देगा। अब आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है, नहीं हो रहा है, सेल हो रही है, नहीं हो रही, बैंक तो आपको ब्याज देता रहेगा, तो इंटरेस्ट रिसीव। आपने, आपके पास कोई बिल्डिंग है, आपने किराए पे दे दी रेंट पे, तो वहां से रेंट रिसीव हो रहा है, होता ही रहेगा, आपका काम चले ना चले रेंट तो आपको लगातार टीनेंट देता ही रहेगा। तो इसका मतलब ऐसी इनकम जो आपको होती रहती है, जिनके बीच में कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो कोई फर्क नहीं पड़ता आपका काम चल रहा है नहीं चल रहा है, उनको आप इनडायरेक्ट इनकम बोलते हो। तो जब बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट में इन इनडायरेक्ट इनकम को प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि पैसा आएगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और जब एक्सपेंसेस को माइनस कर दिया जाता है तो क्या निकल कर आता है? नेट प्रॉफिट। और अब ये वो प्रॉफिट होता है जिस प्रॉफिट को लेके टैक्स पे करने के बाद एक सोल प्रोप्राइटर, एक एकल व्यापारी जो बिजनेस कर रहा है, रिस्क बियर कर रहा है, वो इस प्रॉफिट को एंजॉय करता है। और क्योंकि बिजनेस अकाउंटिंग करता है तो बिजनेस इस प्रॉफिट को क्या करता है? मालिक को दे देता है, और मालिक का जो भी बिजनेस में पैसा होता है वो किस नाम से लगा हुआ होता है? कैपिटल। तो इस प्रॉफिट को उठा के कैपिटल में क्या कर दिया जाता है? प्लस कर दिया जाता है। साथ ही आपने अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में सीखा था कि अगर लॉस हो जाता है तो कैपिटल को कम भी किया जाता है, क्योंकि मालिक का जो बिजनेस में पैसा लगा हुआ है वो इंक्रीज भी होता रहता है और डिक्रीज भी होता रहता है, क्योंकि जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, जो प्रोप्राइटर होता है, उसकी जो कैपिटल होती है वो फ्लक्चुएटिंग नेचर की होती है, उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है। बात समझ में आई? इसके बाद अगर बैलेंस शीट की बात की जाए, पोजीशन की बात की जाए, तो पोजीशन में मैंने आपको बताया था कि कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटी हैं, तो वही सब किससे पता चलती हैं? पोजीशन स्टेटमेंट बनाने से। उसमें लिखते हैं हम, बैलेंस शीट बनाते हैं। अब पोजीशन स्टेटमेंट का नाम क्या होता है? बैलेंस शीट। जैसे इनकम स्टेटमेंट, परफॉर्मेंस स्टेटमेंट का नाम इनकम स्टेटमेंट, और इनकम स्टेटमेंट ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, उसी तरीके से पोजीशन स्टेटमेंट हम बैलेंस शीट को बोलते हैं। तो ध्यान रखना, आपको बोला जाए परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाओ तो परफॉर्मेंस स्टेटमेंट नहीं बोली जाएगी, आपको समझ जाना है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए बोल रहा है। आपको बोला जाए पोजीशन स्टेटमेंट बताओ तो समझ जाना आपको बैलेंस शीट बनानी है, और बैलेंस शीट में क्या लिखी जाती है? एसेट्स और लायबिलिटी।
एसेट्स कितने टाइप की होती हैं? वैसे तो 3 टाइप की होती हैं, आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म में सिखाया था, लेकिन वो बताया था वहां पे भी कि इमेजिनरी एसेट होती है तीसरी, उसको यूज नहीं करते, फर्जी होती है वो, तो इस वजह से हम यहाँ पे सिर्फ नॉन करंट और करंट एसेट्स लिखेंगे। और नॉन करंट में भी आप टेंजिबल और इंटेंजिबल दोनों एसेट्स को लिखने वाले हो, ठीक है। गुडविल पेटेंट भी लिखोगे, मशीनरी फर्नीचर भी लिखोगे, दोनों एसेट्स आएंगी। साथ ही साथ आप यहाँ पे करंट एसेट्स भी लिखते हो, जिसमें कैश, स्टॉक, डेटर, मतलब ऑल एसेट्स को आप कहां रिकॉर्ड करने वाले हो? बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करने वाले हो, एसेट साइड। एक लाइबिलिटी साइड बनाई जाएगी जिसमें उधारियां, ऑब्लिगेशंस लिखी जाएंगी, और ये कितनी प्रकार की होंगी? तो यहाँ पे हमने 3 टाइप की लिखी है। क्यों? क्योंकि 2 होंगी एक्सटर्नल लाइबिलिटी, जो बाहर वालों से पैसा उधार लिया होगा बिजनेस ने, और एक होगी इंटरनल लाइबिलिटी, जो ओनर से पैसा लिया होगा। और इंटरनल लाइबिलिटी क्यों बोला जाता है? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल वर्क कर रहा होता है, और जो प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन की क्लास है वो भी चैनल पे अवेलेबल है, आप उसे देखेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। तो कैपिटल भी लिखनी होती है। अब आपको समझना है यहाँ पे क्या कि एसेट साइड एसेट्स लिखनी है, ये दोनों हेडिंग डालनी जरूरत नहीं है। अब जो एसेट आपको मिलती रहे, जैसे फर्नीचर मिला, आपने एसेट साइड में फर्नीचर लिख दिया, बिल्डिंग, गुडविल, कैश, डेटर, फर्नीचर, मतलब आप इस तरीके से एसेट लिखते चले जाएंगे। आपको लाइबिलिटी मिली तो कैपिटल नाम की लाइबिलिटी कैपिटल के नाम से, बाकी जो लाइबिलिटी मिलेंगी क्रेडिटर, बैंक लोन, डिबेंचर्स, जो भी मिलेगी उन लाइबिलिटीज को आप कहां लिखोगे? लाइबिलिटी साइड। तो इस तरीके से आप एक परफॉर्मेंस स्टेटमेंट बनाया करोगे, फाइनल अकाउंट बनाया करोगे, दोनों का बात एक ही है। आपसे बोला जाए फाइनल अकाउंट बनाओ तो आप ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया करोगे। आपसे बोला जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाओ तो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट। और कभी कभी क्वेश्चन वाले इतने मेहरबान होते हैं कि वो डायरेक्ट आपसे कह देते हैं प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो कभी कभी बच्चों को की बहुत परवाह कर लेते हैं, तो कभी कभी ये भूल जाते हैं कि ये बच्चे हैं, वो फिर ऐसा मान लेते हैं अभी बताते हैं इसको, ऐसा क्वेश्चन दे देते हैं। चलिए अब हम आपको एक क्वेश्चन, एक फॉर्मेट के थ्रू, आपको ट्रेडिंग अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, पीएनएल अकाउंट का क्या फॉर्मेट होता है, बैलेंस शीट का क्या फॉर्मेट होता है, और इसमें चीजों को कैसे डाला जाता है, क्या सोच के डेबिट साइड को कौन सी चीजें डाली जाती हैं, क्रेडिट साइड क्या चीजें डाली जाती हैं, और फिर उनको प्लस माइनस करके कैसे आंसर निकाला जाता है। ये मैं आपको एक हाइपोथेटिकल इमेजिनरी फिगर सोच लूंगा और इमेजिनरी टर्म सोच लेंगे। तो इस पॉइंट को सिखाने के लिए हम इमेजिनरी टर्म्स सीखेंगे, अपनी तरफ से इमेजिन कर लेंगे कि रेंट होगा, सैलरी होगा, ऐसे करके उनको फिर मनचाही जगह पोस्ट करेंगे कि वो कहाँ जा सकती हैं, और फिर प्लस माइनस करके अकाउंट को क्लोज करना हम आपको सिखाते हैं बच्चों। तो हमने आपके सामने फॉर्मेट बनाया ट्रेडिंग अकाउंट का, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके एग्जाम, आपके स्कूल के टीचर ने आपको ये दोनों अकाउंट साथ में बनाने सिखा दिए होंगे कि ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बस वही पे स्टार्टिंग में ऊपर की तरफ लिखना ट्रेडिंग अकाउंट और नीचे की तरफ बनाना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, मतलब बात एक ही है। और साथ में हमने एक तरफ बना दी है बैलेंस शीट। अब देखिए ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, तो अकाउंट है तो इस वजह से इसकी राइट हैंड साइड क्रेडिट और लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि टी शेप फॉर्मेट है। देखो अगर आपको ये पहचान में आ रहा हो तो ये एक टी शेप फॉर्मेट है। ऐसे ही आप अगर पीएनएल अकाउंट को देखोगे तो ये एक टी शेप फॉर्मेट है, ये वाली साइड क्रेडिट और ये वाली साइड डेबिट। जबकि बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होती, इस वजह से ये एक स्टेटमेंट होती है, और अगर ये स्टेटमेंट होती है तो ये लाइबिलिटी साइड इधर लिख दी। जबकि आपको पता है ना ये वाली साइड डेबिट होती है, लेकिन लाइबिलिटी का नेचर तो क्रेडिट का होता है। तो क्योंकि ये स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट की फॉर्म में भी बन सकती है जिसमें पर्टिकुलर्स और अमाउंट लिख देते हैं, वरना तो इसको लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट अमाउंट करके बच्चों की सहूलियत के हिसाब से बना दिया जाता है। तो बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट हो गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अकाउंट का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता था, पा लिखते थे हम, है ना, एक पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब आपने अगर जर्नल एंट्री और रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट वाली वीडियो नहीं देखी, क्योंकि सब आ चुका है हमारे चैनल पे, सब अवेलेबल है, बस जरूरत है तो आपको पढ़ने की, और आप पढ़ाई करते हो तो आपको सब यहाँ पे मिल जाएगा बेस्ट तरीके से। पर्टिकुलर्स अमाउंट, और इधर लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट लिख दिया। अब हमें क्या करना है, तो अब मैं अगर फ्रेम से बाहर रहूं तो आपको समझना होगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम लिखते हैं। मैं देखो कुछ डायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट इनकम पकड़ता हूं। सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग की जाती है ओपनिंग स्टॉक से। अब ओपनिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि हमारे पास कुछ पहले से ही सामान है, अवेलेबल है, जैसे पिछले साल खरीदा था और वो यूज नहीं हो पाया, अब यूज नहीं हो पाया तो बच गया, और बच गया तो फिर वो इस साल के शुरू में इस्तेमाल करते हैं, इस साल का खर्चा माना जाता है। तो हमने कहा एक्सपेंस, जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं उनका नेचर कैसा होता है, डेबिट का। क्यों? क्योंकि ये अकाउंट जो है, जितने भी आपके पास ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट बनाया जा रहा है, ये सब कौन सा अकाउंट, कौन से अकाउंट का पार्ट है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल? आप कहोगे नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट जिस साल ओपन होते हैं उसी साल क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट के नीचे लिखा फॉर द ईयर, इस साल के लिए बनाया जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी फॉर द ईयर, ये भी इसी साल के लिए बनाया जा रहा है, हर साल के लिए नया बनता है।
जबकि बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च पे इतना पैसा है, इसके बाद अगले साल भी यही बैलेंस शीट कैरी होगी, वही अमाउंट दोबारा लिखे जाएंगे अगर उसमें कुछ इंक्रीज डिक्रीज नहीं होता है तो। जबकि यहाँ पे हर साल नया खर्चा होगा, नई इनकम रिकॉर्ड की जाएगी, इसलिए फॉर द ईयर लिखा होता है अगर आपने कभी पढ़ के देखा हो, और यहाँ पे एज ऑन लिखा होता है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये पूरे साल के लिए बनाए जाते हैं, इसलिए यहाँ पे डेट का कॉलम भी अकाउंट में नहीं बनाया जाता। अगर आपने लेजर या अकाउंट का डेट वाला फॉर्मेट देखा है, डेट पर्टिकुलर्स एलएफ अमाउंट, तो वो पुरानी बात हो गई जो मंथ के लिए बनाए जाते थे अकाउंट। अगर आप एनुअल बेसिस पे अकाउंटिंग कर रहे हो तो आपको क्या करना होगा, डेट का कॉलम नहीं बनाना। तो ओपनिंग स्टॉक लिख दिया डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस है, परचेजेस एक्सपेंस है डेबिट साइड। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, परचेज रिटर्न आ जाता है तो बच्चों इसी में से क्या कर देना, रिटर्न को माइनस करके तब बाहर अमाउंट लिख देना। फिर मैंने कहा वेजेस, आपको पता है वेजेस का मतलब क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा, जितने भी एक्सपेंस होंगे सब डेबिट साइड, क्योंकि एक्सपेंस का नेचर डेबिट। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता था डेबिट ऑल एक्सपेंस, जितने भी लॉस होंगे सब डेबिट होंगे, तो हमने डेबिट साइड लिखना स्टार्ट कर दिया, वेजेस लिख दिया। उसके अलावा कैरेज, उसके अलावा फ्रेट, इसके अलावा फ्यूल एंड पावर। तो मैं जितने भी मुझे नाम याद आ रहे हैं सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस मुझे याद आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनमें से कोई भी ऐसा खर्चा नहीं है जो बिना मैन्युफैक्चरिंग के करना पड़े। मैन्युफैक्चरिंग रुक गई है, खर्चे भी रुक जाएंगे। उसके अलावा मैं नाम ही लिख देता हूं सीधा, अदर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। इनकम की साइड तो हमने लिखा जी सेल्स, जिसको नेट सेल बोलते हैं, और अगर कभी कभी सेल्स रिटर्न आ जाए तो आप सेल्स रिटर्न यहां से माइनस करके लिखना। इसके अलावा अगर कुछ ऐसा स्टॉक जो बच गया, यूज नहीं हो पाया, तो वो क्लोजिंग स्टॉक यहां लिख देना, क्योंकि सारी कॉस्ट इधर है तो उस कॉस्ट को हटाने के लिए हम क्रेडिट साइड लिख देते हैं। और अब हमें क्या करना है, टोटल। अब अगर इनकम साइड ज्यादा है तो प्रॉफिट निकल कर आएगा, एक्सपेंसेस साइड ज्यादा है तो लॉस निकल कर आएगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि बच्चों इस बार एग्जांपल है कि इनकम साइड ज्यादा है तो आप दोनों तरफ ये अमाउंट लिखेंगे टोटल करके, और ये एक्सपेंसेस इसमें से माइनस करके जो आंसर निकल कर आएगा उसको आप यहां पे ग्रॉस प्रॉफिट का नाम दिया करेंगे। तो मैं वापस से फ्रेम में आ जाता हूं, ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड हो गया। तो इस तरीके से हम इनकम में से एक्सपेंस माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं, ये फॉर्मेट है। अब ग्रोस प्रॉफिट से क्या करना है, आगे बढ़ना है। अब मालिक से कहते हैं जा अब खुल के खेल, अब जो जो तेरी इनकम एक्सपेंस है सबको यूज कर ले। तो ये कहता है लाओ मुझे बताओ कितना ग्रोस प्रॉफिट हुआ था। हमने कहा लो, इस अकाउंट की शुरुआत हमेशा ग्रोस प्रॉफिट से होती है। आप कहते हैं अगर सर लॉस होता तो ग्रोस लॉस से शुरुआत करते, डेबिट में लिखना होता, क्योंकि प्रॉफिट का नेचर क्रेडिट और लॉस का नेचर डेबिट का होता है। तो हमने ग्रोस प्रॉफिट लिख दिया। अब कुछ इनकम और ढूंढ लेते हैं, क्या और पैसा आ गया होगा। हाँ, मैंने कहा इंटरेस्ट मिल सकता है तो इंटरेस्ट रिसीव। आप कहते हो पे भी तो कर सकते हैं, तो खर्चा होता तो डेबिट साइड, इंटरेस्ट रिसीव हो गया। आप कह सकते हो रेंट रिसीव हुआ है सर हमें, मैंने कहा रेंट रिसीव भी इनकम है। आप कहते हो डिस्काउंट रिसीव हुआ है, मैंने कहा डिस्काउंट रिसीव भी इनकम है। आप कहते हो डिस्काउंट के अलावा आपको कमीशन रिसीव हुआ है, मैंने कहा कमीशन रिसीव भी इनकम है। तो जो भी इनकम आपको मिलती रहे, मैन्युफैक्चरिंग के अलावा, आप सामान बेचने के अलावा, सेल के अलावा जितनी भी इनकम सारी की सारी P&L अकाउंट में। आप कहते हो एक्सपेंसेस बताना कुछ, मैंने कहा रेंट पे किया, मैंने कहा सैलरी पे की, मैंने कहा स्टेशनरी का खर्चा, स्टेशनरी तो ऑफिस में यूज होती है ना, फैक्ट्री में थोड़ी यूज होती है। मैंने कहा आपकी जो कितने कोई भी लॉस हो जाए, सारे लॉस प्रॉफिट सब P&L अकाउंट में, बस यहां तो डायरेक्ट एक्सपेंस डायरेक्ट इनकम, बाकी सब चीजें यहां। मैंने कहा आपकी एसेट वगैरह यूज होती है, उनमें डेप्रिसिएशन लगता है, आपने कहा लॉस है। मैंने कहा आपका कुछ पैसा डूब गया, बैड डेट हो गया, आपने कहा लॉस है। मैंने कहा आपने इंटरेस्ट पे किया होता, जैसा कि आपने पूछा था इंटरेस्ट पेड, मैंने कहा एक्सपेंस है। आपने कहा हमने कमीशन पे किया होता तो एक्सपेंस है। मतलब जितने भी लॉस एक्सपेंस आते चले जाए। हमारा गुड्स लॉस्ट हो गया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, तो गुड्स लॉस्ट नुकसान है। आपने कोई एसेट बेची, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, सब नुकसान। बेटा जो नुकसान आपको नजर आता रहे, जो लॉस होता चला जाए, सब किधर की तरफ लिखते चले जाना, P&L में डेबिट साइड। और कंपेयर करके मान लेते हैं अभी भी इनकम साइड ज्यादा है, तो आपका आंसर क्या निकल कर आएगा, नेट प्रॉफिट। क्या आंसर निकल कर आने वाला है, नेट प्रॉफिट। तो ये आपको समझ में आया कैसे ग्रोस प्रॉफिट निकलता है। ग्रोस प्रॉफिट का यूज करके कैसे हम इनकम, इनडायरेक्ट इनकम जोड़ के और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस करके नेट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैलेंस शीट में क्या करना होता है, तो बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखनी होती हैं। जैसे लाइबिलिटी में क्या लिखना है, तो फर्स्ट आप लिख लो कैपिटल, इंटरनल लाइबिलिटी सबसे पहले लिख लो, कैपिटल लिख दिया। आप कह रहे हो कि हमें जैसे कैपिटल ओनर लगाता है तो वैसे ही बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है, ड्रॉइंग बोलते हैं। मैंने कहा मालिक का पैसा कम कर दो, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग नेचर होता है इसका, तो ड्रॉइंग को कम कर देते हैं। कैपिटल उसने जो लगाई, उसमें से जो पैसा उसने निकाला माइनस कर दिया। मैंने कहा बिजनेस में जो नेट प्रॉफिट हुआ वो भी उसी को दे दो, एड नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट पे कर दिया हमने उसको। प्रॉफिट पे करने के बाद हमने लिखा जी इतनी कैपिटल बिजनेस में चल रही है। मैंने कहा मुझे और लाइबिलिटी दो, इन्होंने कहा क्रेडिटर, मैंने कहा करंट लाइबिलिटी यहीं लिखो।
इन्होंने कहा बैंक से लोन, मैंने कहा नॉन करंट लाइबिलिटी, लाइबिलिटी है, हमें ये नहीं सोचना करंट है नॉन करंट है, बस लाइबिलिटी सोचो और उधर की तरफ लिख दो लाइबिलिटी साइड। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अब ये ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब रुक गया, कुछ खर्चा करना था आपने नहीं किया तो टेंशन लाइबिलिटी बन गई, ठीक है। और अदर कुछ लाइबिलिटीज हो सकती हैं, अदर नॉन करंट या करंट लाइबिलिटी, आप सारी लाइबिलिटी इधर लिखोगे। इधर की तरफ क्या लिखेंगे, एसेट्स में करो, कोई भी एसेट आ जाए, बिल्डिंग एसेट, एसेट साइड, फर्नीचर एसेट, एसेट साइड, स्टॉक एसेट, बैंक बैलेंस एसेट, कैश बैलेंस एसेट, उसके अलावा लैंड एसेट, मशीनरी एसेट, टाइपराइटर एसेट, एसेट दो मुझे, एसेट दो मुझे, ड्रग दो मुझे, ड्रग दो मुझे, एसेट दो मुझे, एसेट दो। जो मेरे पास एसेट होंगी मैं सारी एसेट साइड डाल दूंगा, जो मेरे पास लाइबिलिटीज होंगी वो मैं सब लाइबिलिटी साइड डाल दूंगा। मैं कह दूंगा बैलेंस शीट तुम्हारा काम हो गया, ये कहती है हाँ हो गया। मैंने कहा चलो मैं तुम्हें टोटल कर देता हूं, और बेटा कमाल हो जाएगा वहां पे जब हमारी बैलेंस शीट में दोनों तरफ का टोटल क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। जितनी से लाइबिलिटी होंगी उतने से हमारी क्या हो जाएंगी, एसेट्स हो जाएंगी। और दोनों चीज बराबर होते के साथ ही समझ जाना आपने किसी बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को परफेक्ट तरीके से बना दिया है, मैच हो गया सब। तो इस तरीके से इन फॉर्मेट्स में हमको काम करना होता है। तो आप जब क्वेश्चन करोगे तो पहचानना इनमें से कौन सी चीज आपको मिली है, और जो अमाउंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए उसको उसी तरफ पोस्ट करके आप क्या कर देना, अपनी अकाउंटिंग करते चले जाना। इतनी बात समझ में आ गई, वेरी गुड। अब बात करते हैं एडजस्टमेंट की, क्योंकि चैप्टर का नाम क्या है, विद एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट। तो विदाउट एडजस्टमेंट तो ये रहा, देखो इसमें कोई एडजस्टमेंट थोड़ी हुई, बस चीजों को उनकी जहां जहां जो उनको लिखना चाहिए था वहां वहां पहुंचा दिया। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता विद एडजस्टमेंट, तो विद एडजस्टमेंट का मतलब क्या होता है कि जब हम अकाउंटिंग करते हैं साल के दौरान, तो अकाउंटिंग करते वक्त कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन हो जाती हैं जिनको हम ओमिट कर देते हैं, ओमिटेड हो जाती हैं, जिसके ऊपर एक चैप्टर भी है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके 11th क्लास में। हमसे कुछ ओमिटेड हो जाती है, मतलब ओमिशन हो जाती है, हमसे कुछ एरर्स हो जाती हैं, या कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिनको फाइनल अकाउंट बनाते वक्त ही यूज करना होता है। तो होता क्या है कि एक ओमिटेड और एरर ट्रांजैक्शन ऐसी ट्रांजैक्शन होती है जिनको या तो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं अकाउंट में, या फिर हमने गलत रिकॉर्ड कर रखा होता है। तो जब आप फाइनल अकाउंट बना रहे होते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रहे होते हो, इसका मतलब आप किसी बिजनेस का फाइनल रिजल्ट निकाल रहे हो। अब फाइनल रिजल्ट निकालते वक्त तो आपको जो चीजें गलत कर दी उनको भी सुधार के लिखना होगा, जो चीजें रिकॉर्ड करना भूल गए थे आपको उन्हें भी रिकॉर्ड करना होगा। आपको तो सारी की सारी चीजें, पूरी अकाउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट तरीके से करनी होगी, तभी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको बेटर रिजल्ट, एप्रोप्रिएट रिजल्ट, टैक्स पे करने वाला रिजल्ट निकाल कर देगी। तो इसका मतलब ये होता है कि जो एडजस्टमेंट, जो इंफॉर्मेशन हमसे मिस हो जाती है, हमें वो दोबारा मिलती है, और उन इंफॉर्मेशन का यूज करके हम क्या करते हैं, दोबारा से उनकी डबल एंट्री। तो आप ध्यान रखना, जब भी आपको एडजस्टमेंट मिला करेगी तो आप उसकी कितनी एंट्री पास किया करोगे, डबल एंट्री पास किया करोगे। क्योंकि कोई भी एडजस्टमेंट जो आपको फाइनल अकाउंट बनाते वक्त मिला करेगी वो डबल एंट्री उसकी की जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी एक भी इंफॉर्मेशन नहीं, देखो आप भूल गए तो कोई ट्रांजैक्शन आपको मिली, अब आपको बताओ अकाउंट में तो हर ट्रांजैक्शन डबल, दो जगह पोस्ट की जाती है, डेबिट और क्रेडिट साइड। तो अगर आपको कोई एडजस्टमेंट मिली तो उसकी कितनी एंट्री होगी, डबल एंट्री होगी। मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको, ध्यान से देखना। कहते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट, आपको इस तरीके से एक एडजस्टमेंट मिली होती, आउटस्टैंडिंग रेंट, 1000 रुपए आपके आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं। अब मुझे बताओ, अब या तो ये लिख रखे होते तो फिर ये हो ही जाता, ये अलग से क्यों बताते हमें? इसका मतलब ये आउटस्टैंडिंग रेंट है, ये हमने रिकॉर्ड नहीं किया। अब आप मुझे बताओ, अगर रेंट है तो ये तो यही रिकॉर्ड होगा, क्योंकि आपने मैचिंग कॉन्सेप्ट पढ़ा है थर्ड चैप्टर में, प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट कन्वेंशन में, कि मैचिंग प्रिंसिपल कहता है जो जिस साल का एक्सपेंस है उसी साल रिकॉर्ड होगा। अब अगर मैंने ये एक्सपेंस रोक लिया तो मैंने ये थोड़ी मानूंगा कि मैंने खर्चा नहीं हुआ, इसी साल का एक्सपेंस है, रिकॉर्ड तो करना पड़ेगा। एक्रूअल बेसिस याद कर लो, मैचिंग प्रिंसिपल याद कर लो, इस आउटस्टैंडिंग रेंट को मुझे लिखना पड़ेगा ना चाहते हुए भी। तो बताओ, जैसे ही मुझे रेंट मिलेगा तो मुझे ये जो रेंट लिखा हुआ था, मान लो यहाँ पे 5000 रेंट था, तो मुझे इसमें ऐड करने होंगे 1000। मैंने कहा ना 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 ना, 5000 रुपए रेंट नहीं है, रेंट 6000 रुपए है, 6000। आपने नहीं लिख रखा आउटस्टैंडिंग, लिखो इसको। मैचिंग प्रिंसिपल कहता है, एक्रूअल बेसिस कहता है कि इस रेंट को आपको लिखना पड़ेगा। अब आपने एक ट्रांजैक्शन किया, आपको इसका डबल इफेक्ट भी डालना पड़ेगा। अगर आपने रेंट पे नहीं किया तो आपकी ये लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस यहां पे लिखते हैं, नहीं लिखते? तो 1000 रुपए आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से आप लिख देना। तो मतलब आपको अगर कोई एडजस्टमेंट मिलती है, मतलब आपने उसको रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, जब आप फाइनल अकाउंट बनाओगे तो आप उसकी डबल एंट्री पोस्ट करोगे। अब यहीं से एक क्वेश्चन रेज होता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये जो इंफॉर्मेशन है ये कहां मिलेगी? तो आपने जर्नल एंट्री वाली क्लास, ट्रायल बैलेंस वाली क्लास
अगर ली थी तो आपको मैंने बताया था वहां पे कि फाइनल अकाउंट बनाना है तो हमें किसकी हेल्प लगती है, ट्रायल बैलेंस की हेल्प लगती है। और अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाना आता है, सॉरी, अगर आपको ट्रायल बैलेंस गिवन होगा तो ही आप फाइनल अकाउंट बना सकते हो। तो ध्यान रखना, जब भी आप फाइनल अकाउंट बनाया करोगे तो आपको ये ट्रायल बैलेंस क्वेश्चन वाले ही प्रोवाइड किया करेंगे, और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो एडजस्टमेंट लिखा करेंगे इस टाइप से उनको आप पोस्ट कर दिया करोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये चैप्टर हमारा इतना ही कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे ये इतना ही था, क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसकी रह जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपको क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट में लिख के बताएं, हम एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चंस की भी वीडियो ले आएंगे। और अगर आप चाहते हो कि विदाउट एडजस्टमेंट, वैसे कोई लिखेगा नहीं, लेकिन अगर आप कहते हो विदाउट एडजस्टमेंट का भी एक दो क्वेश्चन करके दिखाओ तो हम आपको वो भी करके दिखाएंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखना, वीडियो को लाइक जरूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखें बिल्कुल, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आएगी। बेल आइकन भी दबा देना। चलिए जी, बाय बाय, टेक केयर।